थैंक यू जी, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अब हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं वो शदीद ब्रीफली एक दफ़ा फिर ना डिस्कस कर ली। याद ही नहीं रहा मुझे भी। अच्छा होगा सर। शदीद ब्रीफली इसको एक दफ़ा फिर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एक ऐसा फॉरवर्ड एग्रीमेंट है, और फॉरवर्ड एग्रीमेंट क्या होता है? एक हेजिंग एग्रीमेंट है जिस सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। डिसाइड की हुई होती है। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एक ऐसा फॉरवर्ड एग्रीमेंट है जो कि इंटरेस्ट रेट को फिक्स करता है फ्यूचर में। और फिर हमने ये बात की, जो इसकी टर्मिनोलॉजी है कि 2 वर्सेस 5 या 2/5 का मतलब क्या है कि 2 रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ द एफआरए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब से होगा, और 5 रिप्रेजेंट्स द एंडिंग डेट ऑफ द या एंडिंग पीरियड ऑफ द एफआरए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, और वो इस केस में 5 है। इसका मतलब है कि ये दूसरे महीने के एंड पे स्टार्ट होगा और 5वें महीने के एंड तक रहेगा। 3 मंथ का ये हमारा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो है वो उसको हम फिक्स कर रहे हैं। फिर जो हमने बात की ब्रीफली, उसको हम ये देखें कि ये अगर आपने अपना एक्सपेंस फिक्स करना हो तो यू बाय एन एफआरए। कोई बंदा बेच रहा होगा, अगर वो आपके इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बिज़नेस, तो आप क्या कर लेंगे कि आप वो एफआरए बाय कर रहे हैं कि भाई उससे अगला बंदा बेच रहा है, वो कह रहा है कि यार इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर आपके साथ या किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। उससे होगा क्या कि अगर मैं ये परचेज़ कर दूंगा तो मुझे उतनी अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी, और मेरी इनकम जो है सॉरी मेरा एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस मेरा फिक्स हो जाएगा। और अगर कोई अपनी इनकम वो करना चाहे, फिक्स करना चाहे, तो वो क्या करेगा कि वो एफआरए सेल करेगा, जैसे बैंक्स वगैरह करते हैं कि बैंक ने जो है वो पहले ही, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कि बैंक्स क्या करते हैं कि वो अगर 10 महीने के लिए किसी ने उनको लोन दिया हुआ है और फ़िलहाल कोई 2 महीने के लिए उनसे लोन लेके गया है और 8 महीने उनके फ्री हैं, तो वो क्या करेंगे कि दे विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट जो कि दूसरे महीने के एंड पे स्टार्ट होगा, और वो जितने महीने के लिए वो लेना चाहे, एग्जाम्पल की तरह अगर वो 3 महीने के लिए लेना चाहे तो वो 5वें महीने के एंड तक रहेगा। 4 महीने के लिए लेना चाहता है तो वो 2 वर्सेस 6 हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि दूसरे महीने के एंड से ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, 6वें महीने के एंड तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। याद रखने की बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर ये हो रहा होगा। फिर जो एहसन ने जो क्वेश्चन किया था वो ये था कि नोशनल लोन क्या है। तो नोशनल लोन बेसिकली हमने उसको आसान अल्फाज में जो उसके लिए मैं एहसन के लिए मैंने कि भाई ये वो लोन है जो कि आपका एग्रीड अपॉन है कि आज से 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, तो ये वो लोन की अमाउंट है जो कि बोरो की जाएगी। अभी आपने की है नहीं, इट्स नॉट एन एक्चुअल लोन। लोन की अमाउंट हमने, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लोन की अमाउंट भी आज डिसाइड हो जाएगी, पीरियड भी आज डिसाइड होगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, अमाउंट इसके ऊपर कितनी पे करनी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी जो होगा वो भी इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो फिर हमने जो बात की कि एफ आर ए बेसिकली हाउ डज इट वर्क। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि जो एफ आर ए का जो रेट है उसको आप काइबर या किसी भी बेंचमार्क रेट से जो भी गिवन होगा उससे आप जो है वो कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन एट द स्टार्ट ऑफ द
कॉन्ट्रैक्ट या नोशनल इंटरेस्ट पीरियड या जो भी हमारा है, एट दी स्टार्ट ये काम हो जाएगा। और अगर तो FRA रेट काइबर से सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। उस वक्त जो डिफरेंशियल होगा एट दिस, क्योंकि कंपैरिजन भी जी सर आपकी आवाज़ बीच में चली गई थी, तो काइंडली हाँ ये वो जो फर्स्ट पॉइंट है ये रिपीट कर दीजिएगा, जी बेंचमार्क वाला। जी जी कि बेंचमार्क रेट जो है वो काइबर हो सकता, हमारे यहाँ पे तो काइबर चलता है, और वैसे जो है ये लाइबर जो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, तो ये बेसिकली वो रेट ऑफ ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि बेंचमार्क है ग्लोबली। लाइबर इज़ दी ग्लोबल स्टैंडर्ड, और काइबर जो है वो उसका पाकिस्तानी वर्जन है, और हम इसको बेसिकली यहाँ पे हमारी सारी कैलकुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन दी काइबर। तो अगर तो FRA जब अब हम कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट पे ही FRA और जो FRA रेट और काइबर को आपस में कंपेयर कर लिया जाएगा। अगर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो FRA वाला वो काइबर से ज़्यादा है, तो जो बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो पेमेंट कर देगा एट द बिगिनिंग ऑफ द नोशनल इंटरेस्ट पीरियड, या आसान अल्फाज में हम इसको सादा ज़ुबान में हम ये कहेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है कंपैरिजन किया जाएगा। कंपैरिजन में अगर FRA रेट ज़्यादा हुआ काइबर से, तो बायर ऑफ द एग्रीमेंट जो है वो सेलर ऑफ द एग्रीमेंट को पेमेंट कर देगा। अब यहाँ से अब दोनों चीज़ें, क्योंकि उसने डिफरेंशियल पे कर दिया है, डिफरेंशियल पे किया जाएगा बेसिकली जो ओवर एंड अबव अमाउंट है। अगर सपोज FRA रेट जो है वो 10% है और काइबर उस वक्त 12% चल रहा है, तो 2% जो ऊपर की अमाउंट है वो आप पे कर दें। और अगर FRA रेट जो है वो लोअर देन द बेंचमार्क रेट है, तो बायर ऑफ द FRA रिसीव्स अ पेमेंट फ्रॉम द सेलर ऑफ द FRA। सपोज FRA रेट 10% पे फिक्स हुआ है, काइबर जो है वो 7% पे, तो अब क्या किया जाएगा, 3% की पेमेंट जो है वो जो सेलर ऑफ द FRA है वो उसको कर देगा। ठीक है, ठीक है, यस सर, ठीक है। बस एक चीज़ सर क्लियर कर दें कि दोनों सिनेरियोज में पेमेंट जो है वो बिगनिंग में होगी, और बिगिनिंग में ही हो रही, क्योंकि कंपैरिजन भी बिगिनिंग में ही हो रहा है। जैसे ही कंपैरिजन हुआ, पता लगा कि भाई दोनों इक्वल नहीं हैं, एक दूसरे से ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली एक दूसरे को जिसकी तरफ भी पेमेंट बनती होगी वो कर दी जाएगी, जिस तरफ से रिसीव होनी होगी उसको कर दी जाएगी। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा, द अमाउंट ऑफ द पेमेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट, अब वो ये तो खैर मैंने बता दिया कि जो भी है कि वो डिफरेंशियल जो होगा वो पे कर दिया जाएगा। अभी एग्जांपल के थ्रू इन्होंने चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश की है कि सपोज दैट कंपनी नोज दैट इट विल नीड टू बोरो 5 million in 3 months time for a period of 6 months. The company can hedge its exposure to the risk of a rise in the 6-month interest rate by buying a 3 versus 9 FRA for a notional principal amount of 5 million. अब 5 million जो है वो उसको बायर ने पेमेंट करनी है, और उसको उधार चाहिए 5 million, 50 लाख उसको चाहिए, और 3 महीने के बाद चाहिए, और फिर अगले 6 महीने तक उसको इसकी ज़रूरत रहेगी, वो वापस लौटा नहीं सकेगा। तो इसका मतलब है ये जो वो होगा कॉन्ट्रैक्ट, इट वुड बी अ 3 versus 9 FRA। क्यों?
क्योंकि ये जो 3 है ये बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, और 9 रिप्रेजेंट्स द एंडिंग डेट ऑफ द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के 9वें महीने में जाके ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा। ऑब्वियसली फिर ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट तब हुआ कि अगर ये तीसरे महीने से स्टार्ट हो रहा हो, 9वें महीने में जाके एंड हो रहा हो। तो इफ़ द बैंक्स FRA रेट्स फॉर 3 वर्सेस 9 आर 5.4, अब वही उन्होंने स्प्रेड दिया हुआ है उसका कि 5.36 से 5.4 तक हो सकता है। द रेट अप्लाइड टू द एग्रीमेंट विल बी 5.4। रेट वो यूज़ किया जाता है जब भी हम कन्वर्जन या उसमें जा रहे होते हैं जिसमें बैंक को फ़ायदा हो। तो द कंपनी हैज़ फिक्स्ड द रेट दैट इट विल पे ऑन द लोन एट 5.4। सपोज दैट एट द एंड ऑफ द 3 months, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने की बारी आई, 6 month काइबर इज़ 6.25। अच्छा, ये भी होपफुली अभी अभी तक आपको पता होगा कि काइबर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के लिए डिफरेंट होता है, ये पता है ना? 1 month काइबर और सपोज ये जो 6 month काइबर है, ये रेट डिफरेंट होंगे। सर चेंज इसमें होता वो रहता है सर। फ्लोटिंग वगैरह होता है तो वो पहले कर देते हैं, उसको बता देते हैं कि या फ्लोटिंग रेट होगा या फिक्स होगा। देखें, काइबर तो है ही फ्लोटिंग। जी काइबर जो है वो फ्लोट ही होता रहता है, चेंज ही होता रहता है। लेकिन जो काइबर की वो है ना कि अगर आप 1 महीने के लिए उधार ले रहे हैं तो जी सर। वो ये तो नहीं हो सकता कि वो 6 महीने वाले उधार के बराबर हो। सर वो तो मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ लोन फिर ये फ्लोटिंग होगा ना सर, अगर 1 मंथ के लिए तो वो फिक्स होगा। नहीं, वो हाँ चले, वो ठीक है, लेकिन मैं जो पॉइंट वो करना चाह रहा हूँ ना, वो पॉइंट कुछ और है। पता नहीं आप उस चीज़ को आप कहना चाह रहे हैं कि जो 1 मंथ का इंटरेस्ट रेट है वो 6 मंथ के इंटरेस्ट रेट से इक्वल तो नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर वो फ्लोटिंग होगा तो वो चेंज होता रहेगा ना सर, हर मंथ चेंज होता रहेगा। वजह क्या है? क्या? फिर वजह हमने पढ़ी भी है। इस- सर वो देखिए, जो हमने इंटरेस्ट रेट्स में हमने देखा था कि यार उसमें वो होता है, क्या कहते हैं वो, जो नहीं हम वो करते थे, मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम और लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, और समझ वो याद आ रहा है कुछ, वो जो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर हमने जो डिस्कशन की थी तो उसमें जी सर। नहीं याद आ रहा, खाली आपको ही याद आ रहा है? जी सर। मैंने कहा सवाई आपको और किसी को नहीं याद आ रहा? जहन है? बाकी सो गए। सर याद नहीं आ रहा है सर। देखें, वो जो मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम है ना, जो कि इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन में जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये क्योंकि अगर मैच्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो चांसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑब्वियसली थोड़े से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है ना। तो जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होगी, 1 महीने का किसी ने उधार लिया है, 15 दिन का किसी ने उधार लिया है, तो उसमें चांसेस ऑफ बैड डेट हो सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली 2 साल के लोन वाले से कम ही हो सकते हैं सर। तो आवाज भी आ रही है। सर आपकी आवाज़ कट गई है। आवाज नहीं ये आ रही है। वो असल में मेरा
सर अभी वापस आएंगे 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 आएंगे। रुको जरा, सब्र करो। मोहम्मद जैन, नींद पूरी हो रही है। हाँ जी। सर ऐसे ही सर, वो मैंने क्यूसी फॉर्म के लिए कहा था, वो सर किए हैं आप लोगों ने? यार आज ओ शादी नहीं किया। जी बस मुर्तजा। करें ना। जैन तुम्हें सर बुला रहे हैं, तुम रात को याद बात कराना कर दो। यार। मुर्तजा वो क्यूई से याद आया, वो ओपन ही नहीं हो रही यार साइट वो। यार जो मैंने लिंक भेजा है ना, वहां से कर हो जाएगी। नहीं हो रही ना बे, वही लिंक खोला था। क्या कह रहा है वो? वो कुछ नहीं, खाली बस लोड होता रहता, घंटा लोड ही होता रहता। तो यार गूगल पे सिंपली सर्च कर नमल ई रजिस्ट्रेशन। और भाई उधर से भी नहीं खोली, कल तो नहीं थी खोली, आज मैंने अभी चेक ही नहीं किया। तो अभी कर लो, खुल जाएगी। अभी मैं देखता हूँ, ठहर जरा। ओके। तो ये अकमल पाशा वाली रूह कहाँ से आई है? आते सर तो पूछता हूँ। यार शाह जी, जी सर। सर ने वो कल कोई पिछले वाले उसमें कोई हमें असाइनमेंट दिया था ना कि आप अपने तौर पे कर लें। 2.2 2.3 आप लोगों ने किया है वो? कौन से सर ने? ये सर सलमान ने पिछले क्लास में। सलमान ने कहा था हो सकता है मैं आपको छोटी सी असाइनमेंट दे दूं, लेकिन अभी तक दी नहीं है। नहीं, हेलो उन्होंने हेलो, कहा था। शुभ शुभ बोलो बे। तो मैं कह रहा हूँ वो आप लोगों ने तो नहीं किया ना? सर बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसे काम नहीं करते हम सर। अच्छा, पता नहीं यार, करते नहीं करते हैं। हाँ। सर ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करते हम, अच्छी बात नहीं अच्छा, होती। नहीं नहीं शाह जी, यार आप हमारे जो है ना। यार ये बहुत लंबा प्रोसेस है बे, क्यूईसी वाला। क्यों? कितने फॉर्म्स हैं ये? 8। अबे वाह, इसी में लगे रहेंगे तो। क्या ओ भाई, मार्किंग करनी है सबकी? 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ नहीं, 5 मिनट। मार्किंग क्या करनी है सबकी? वो तुम्हें पता होगा। यार आज जिन्होंने जिस तरह नंबर दिए हैं, उस हिसाब से फिर हम भी देंगे ना इनको। कोई बात यार, जो है ना आला जरफी का मुजाहिरा करते हुए अच्छा सा दे दो यार। नहीं हसन साहब, इन्होंने भी कौन सा आला जरफी का मुजाहरा किया? वो चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला आपको जो है ना इसका जजा देगा। चलिए, अब आपके कहने पे मैं दे रहा हूँ, वरना मैंने दे 0-0 पे रखना था सबको। दे। जहने, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ओ जहने, हाँ जी। एक सब्जेक्ट का ख्याल रखिए, अच्छा? हाँ जीरो बट नहीं, उसका तो पक्का स्ट्रांगली डिसएग्री है तो ना। है ही नहीं। तो वही हो गया ना, स्ट्रांगली डिसएग्री। अ, सर की विंडो क्रैश ये हो गई, टाइम लगेगा। अच्छा, कंटेम्प्रेरी हाँ जी, मैसेज आया सर का। सिर्फ तुझे आया? क्या करना है? अला, बेटा हल्का ले रहे हो मुझे। बाकी लोग किधर है यार शाह जी? सर सो रही है। अच्छा, नहीं कम से कम वो। गर्मी देखी है हसन साहब? हाँ यार, वाकई शुरू हो गई जैन भाई। सर आ गए। वो आ गए। सर आ गए, सर आ गए। रिकनेक्ट ही नहीं हो रहा था। अच्छा, ये स्क्रीन नजर आ रही है ना अब? आवाज आवाज सही नहीं आ रही है सर। सर आवाज बहुत स्लो है आपकी। सर आ रही है, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अब स्लो सही आ आ रही रही है। जी अब सर, दिल अब के सही है, अब सही है सर। है। अब दिल के सर करीब से आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर, ये सर ये बात की है ना आपने सर। अच्छा, कोई कोई बहुत और भी किसी करीब ने से। ज्वाइन किया है या वो? नहीं सर, वही है सर, अच्छा, वही वही वही। वही है। अच्छा, चलें। तो हम क्या बात कर रहे थे? सर हाँ, हम वो मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम पे बात कर रहे मेच्योरिटी डेट पे बात कर रहे थे ना। तो थे। जी सर। मेच्योरिटी डेट में यानी होगा ये कि जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑब्वियसली, और अनसर्टेनिटी के यार पता नहीं अगला बंदा पे करे या ना करे, वो ऑब्वियसली वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे अनसर्टेनिटी या रिस्क बढ़ेगा, तो वैसे वैसे मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम बीच में शामिल करके तो ऑब्वियसली वो चीज़ भी जो है वो इंक्रीज होगी। तो
इस वजह से ये है कि ये जो 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, जो भी है, तो वो आपस में मैच जो है वो नहीं कर रहे होंगे। अब यहाँ पे वो कह रही हैं बहरहाल कि सपोज दैट एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स 6 मंथ काइबर इज 6.25%। अब आपने तो क्योंकि 5.4% फिक्स किया हुआ है और काइबर जो है वो 6.25% चल रहा है, तो आपको अभी कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग में ही, अब क्योंकि हमने बात की थी कि अगर एफआरए लोअर होगा तो सेलर ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट मेक अ पेमेंट टू द बायर ऑफ द एग्रीमेंट, कि हमने जो आपको अब ये बेंचमार्क पे लाने के लिए वन ऑफ द रीजंस और भी हैं खैर, वन ऑफ द रीजंस के काइबर को सॉरी जो एफआरए है उसको कंपैटिबल बनाने के लिए आपने क्या कर दिया कि आपने पेमेंट जो है वो उसको कर दी कि ये हमारा बेंचमार्क रेट के कंपैटिबल ही है जो आपके एफआरए रेट है। तो 6.25 चल रहा था और 5.4 फिक्स हुआ था, तो बिकॉज एफआरए इज लोअर देन दी बेंचमार्क रेट या काइबर, the seller of the agreement must make a payment to the buyer of the agreement। अब डिफरेंशियल पे करेंगे, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि 5.4 और 5.4 और 6.25 का जो डिफरेंस है, $6.25 और 5.4 का जो डिफरेंस है वो बेसिकली 0.85 है, 0.85%, और इतना डिफरेंशियल वो पे करेगा। 5 मिलियन की वो थी अमाउंट थी जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो 6/12 हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट बनेगी ये अमाउंट उसको उसी वक्त अदा कर दी जाएगी। क्लियर है जी? और फिर तो नहीं मेरा वो गायब हो गया? जी अच्छा सर, जी सर, जी सर, क्लियर है सर। अच्छा, मैंने कहा फिर तो मेरा नहीं, कहीं नेट खराब हो गया। अच्छा, हाँ, जो एक्चुअल अमाउंट होगी वो 21,250 शायद ना हो। अब ये क्यों ना हो? क्योंकि इसकी हम करेंगे डिस्काउंटिंग। इसकी क्या हम करेंगे? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग करेंगे। तो डिस्काउंटिंग जब करेंगे तो इसका मतलब है ये फ्यूचर वैल्यू है, और प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो हमेशा फ्यूचर वैल्यू से कम हुआ करती है। ठीक है? और ठीक है। जी सर, जी सर। अच्छा, और फिर उसने रिवर्स केस भी बता दिया है कि अगर जो है वो suppose that at the end of 3 months the 6 months Kyber is 4.75, तो हमने क्योंकि 5.4 रेट फिक्स किया हुआ है तो 5.4 और 4.75 का डिफरेंस जो है वो 0.65 है, और इतनी पेमेंट जो है वो हम कर देंगे यानी जो बायर है वो सेलर को करेगा। एफआरए सही का रेट जो अगर ज़्यादा हो तो फिर बायर सेलर को करता होता है, यानी वो फिर आपने पेमेंट जो है वो बेंचमार्क रेट के हिसाब से ही या बेंचमार्क रेट के ऊपर ही लेके आनी है आपने, बेशक वो बायर के केस में हो, बेशक वो सेलर के केस में हो। ठीक है? जो जो वो चल रहा है, जो काइबर चल रहा है, पेमेंट काइबर के हिसाब से ही कर दी जाएगी। और ये जो वो कर रहे हैं आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन विल बी मेड एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, कंपैरिजन विल बी मेड एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, और जो भी अमाउंट आएगी उसकी, उस अमाउंट को फिर आप क्या करेंगे कि आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू जो है
वो सेटलमेंट के टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली डिस्काउंटेड वैल्यू होगी। तो उसको सेटलमेंट जब डेट होगी तो उस वक्त ये 16,250 की प्रेजेंट वैल्यू भी जो है वो बीच में शामिल जो है वो की जाएगी। क्लियर है? जी सर। ये एग्जांपल देखें और इसको सॉल्व करके बताएं मुझे कि आसान सी एग्जांपल है। खाजा का सोन
हो गए? हाँ जी, हो गया। आवाज़ मेरी आ रही है? हाँ, मुझे चाहिए। अच्छा, कंपनी हैज़ forecast that due to an expected cash shortage, it will need to borrow 20 million for 3 months time, for 3 months in 2 months time। तो इसका मतलब है कि 2 महीने गुजरने के बाद ये काम स्टार्ट होगा और 3 महीने के लिए उसको चाहिए तो 5वें महीने तक जाएगा। इसका मतलब है ये 2 वर्सेस 5 जो है ये हमारा बेसिकली रेलेवेंट वो है रेलेवेंट एफआरए है। और इसमें जो 3.67 है 3 पॉइंट ये 2 वर्सेस 5 जो है ये हमारा वो रेलेवेंट वो है। और 3 पॉइंट जो हायर इंटरेस्ट रेट है ऑब्वियसली बैंक जो है वो आपसे चार्ज वही करेगा क्योंकि उसको इसमें फ़ायदा है। तो पहले तो ये है कि जो पहले पार्ट का पार्ट का जो आंसर है व्हाट वुड बी द एफआरए एग्रीमेंट विद द बैंक एंड व्हाट रेट वुड अप्लाई टू द एग्रीमेंट, पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद है कि इफ द कंपनी कैन बोरो at LIBOR plus 50 basis points, what would be the effective rate of borrowing for 3 months if the US LIBOR is 4.5? अब 4.5 जो है वो LIBOR चल रहा है जबकि 3.67 जो है वो आपने FRA में फिक्स किया हुआ है। तो इसका मतलब है 0.83 जो है वो डिफरेंशियल है। और क्योंकि FRA रेट जो है वो LIBOR से कम है इस वजह से जो पेमेंट होगी वो पेमेंट आपको सेलर ऑफ द एफआरए विल मेक टू द बायर ऑफ द एफआरए। और इफेक्टिव बोरोविंग रेट जो है वो सर बेसिकली अभी आपने बताया था कि अगर हायर होगी तो बायर पे करेगा ना। एफआरए अगर हायर होगा, अच्छा एफआर, ठीक है सर। हाँ एफआरए अगर हायर होगा तो फिर बायर पे करेगा, एफआरए अगर लोअर होगा तो फिर सेलर पे करेगा। ये ओके सर। क्योंकि ये लोअर है तो इस वजह से बैंक जो है वो इक्विवेलेंट अमाउंट पे कर रहा है जो कि सेलर ऑफ द एफआरए है। ठीक है सर। अच्छा, 3 मंथ्स बोरोविंग रेट जो है वो क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट्स हैं तो 0.5% आप ऐड कर दें। 4.5% था तो इसमें जब आप 5.5% और ऐड करेंगे तो आधा परसेंट यानी और ऐड करेंगे तो ये बेसिकली 5% हो जाएगा। और जो सेटलमेंट रिसीव्ड है बिकॉज ऑफ द एफआरए एग्रीमेंट वो 0.83 है। तो जो उसको बोरोविंग रेट एक्चुअल में पड़ रहा है जो उसको इफेक्टिवली जो उसको पे करना पड़ रहा है वो बेसिकली 4.17 है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हैं। और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो बेसिकली क्रेडिट आर्बिट्राज है जो कि मैं आज कोशिश और मेरी मर्ज़ी और दिल है कि अगर आज हम वो डिस्कस कर सकें तो स्वैप्स के ऊपर हमने बात जो है वो लास्ट टाइम की थी कि स्वैप जो बल्कि स्वैप डिस्कस करने से पहले क्या ये एफआरए का ये क्वेश्चन भी देख लें और फिर हम स्वैप्स देखें।
5 मिनट हैं, इसको सॉल्व कर लें। कोई इतना ख़ास लंबा चौड़ा सवाल नहीं है इसमें, सिर्फ वही उसी तरह बस सिर्फ एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद फिर हम स्वैप्स को और क्रेडिट आर्बिट्राज को देखते हैं कि वो क्या है।
सर इसमें लाइबोर का इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है, लाइबोर का रेट नहीं गिवन। ठीक है, उन्होंने देखें, उन्होंने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं पूछा हुआ ना, उन्होंने तो ये पूछा हुआ है कि हाउ वुड द कंपनी यूज एन एफआरए टू हेज इट्स इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड व्हाट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वुड बी ऑब्टेन्ड बाय द हेज। जी सर। वो आप वो बताएंगे कि हाँ नहीं फिर तो होना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक्सप्लेन ही करना है और तो सर लाइबोर जो है ना सर वो इंटरेस्ट कूपन स्वैप सर ये जो लाइबोर रेट दिया हुआ है ना सर, नहीं वो तो पॉइंट खाली 0.5% है ना, जो भी लाइबर होगा लाइबर में 0.5% ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। हाँ बस ये फिलहाल खाली आप एक्सप्लेन ही कर सकते हैं, यानी प्रोसीजर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ और फिलहाल हो नहीं सकता। यानी एक्चुअल जो वो है ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें वो नहीं, इफेक्टिव रेट ऑफ उसमें तुम बस खाली वो बता सकते हो, इसी तरह लाइबर लिख के ही बता सकते हो, वरना ये है कि ये गिवन होना चाहिए। बात समझ में आई है कि नहीं आई? जी सर जी सर। यानी बजाय इसके कि 4.5 में 0.5% आप ऐड कर दें, जी सर। 4.5% की जगह आप लिख देंगे लाइबर, लाइबर प्लस 5.5%, जैसे अभी सही। पहले उस एग्जाम्पल में हमने किया था। एग्जाम्पल में और इसमें बस सिर्फ फर्क इस चीज़ का रह जाएगा, तो वो रेट गिवन नहीं है सर। हाँ बस रेट गिवन नहीं है। तो रेट की जैसे ये इन्होंने यहाँ पे नहीं किया हुआ, ये अभी जो एग्जांपल आई थी फाइबर प्लस 1.5%। अब काइबर क्योंकि यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया हुआ, उन्होंने काइबर के हिसाब से बस उसमें एडजस्टमेंट कर दी। सर अब जैसे उसमें जो हायर रेट आ रहा है वो 3.97 आ रहा है ना सर। देखें यहाँ पे ना ये 4.5% प्लस 50 बेसिस पॉइंट्स था ना, जी सर। 4.5% की जगह आप वो लिख देंगे, काइबर लिख देंगे, लाइब्रेरी लिख देता हूँ। काइबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट्स हैं, ये आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो भी काइबर होगा उसमें से 50 और 83 का डिफरेंस जो है वो 33 है, तो 33 पॉइंट्स जो भी काइबर होगा उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। बात अभी भी समझ में आई या नहीं आई? मैं लिख देता हूँ, यानी आप करेंगे ये सर आप यहाँ, कह रहे हैं कि जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा मतलब 4.5 का और 3.67 यहाँ का मैं जो डिफरेंस लिखूंगा, है। यहाँ मैं लिखूंगा काइबर, ठीक है सर। और यहाँ पे मैं 5% की जगह यहाँ 5% नहीं लिखूंगा, इधर 4.5 भी नहीं लिखूंगा। सही है। ठीक है, सही है। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अच्छा अब क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे अब जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि फाइबर प्लस 50%, 0.5, 50%। 0.5 हो जाएगा। अब क्योंकि 0.5 ऐड हो रहा है और 0.83 माइनस हो रहा है, जी सर। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, फाइबर माइनस, क्योंकि माइनस वाली फिगर बड़ी है जी तो सर। माइनस 0.33। फिलहाल बस सिर्फ ये हो सकता है कि जो सही है। भी हमारा काइबर होगा, काइबर में से जो 33 बेसिस पॉइंट्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जी सर सही है।
अच्छा जी, स्वैप्स पे तो हमारी लास्ट टाइम बात जो है वो ब्रीफली हमारी हुई थी कि स्वैप क्या होते हैं। प्लेन वनीला स्वैप के ऊपर भी बात हुई थी कि वो क्या होता है। A company arranges a 4-year swap with a bank with the notional principal amount of 20 million under the following terms. The company pays fixed interest on the 20 million every 6 months at 4.25%. The bank pays interest on the 20 million every 6 months at the 6-month KIBOR rate for that period. अब अगर वो कह रहा है कि अब जो प्लेन वनीला वनीला स्वैप जो होता है, प्लेन वनीला स्वैप में होता ये है कि दोनों जो प्रिंसिपल अमाउंट भी और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो होते हैं वो यूजुअली वो क्या होता है कि वो यानी सेम ही हुआ करते हैं। The payment dates coincide, so the swap payments are simply settled by a net payment for the difference in interest rate from one party to the other. अब सर क्योंकि अगर उनके सब पॉइंट्स मतलब उनकी नेट अमाउंट भी उनका इंटरेस्ट रेट भी सब कुछ सेम है तो वो फिर स्वैप ही क्यों करते हैं? फिर स्वैप करने का क्या फ़ायदा हुआ? बिल्कुल एग्जैक्टली, खूबसूरत सवाल। फ़ायदा उसको ये हुआ कि काइबर जो है वो अभी हो सकता है 4.25% है, लेकिन आगे जाके वो चेंज हो जाना है। जैसे कि ये वो बता रहे हैं कि दी 6 मंथ काइबर रेट फॉर अ पीरियड वो 5% है, तो अब क्या होगा? हमने तो बात शुरू की थी 4.25% से, और अब जो है स्वैपिंग उसके ऊपर हुई थी और काइबर तो बढ़ गया, काइबर तो 5 पे चला गया। तो अब क्या होगा कि जो पार्टी, अब क्योंकि बाकी तो फंडामेंटली हर चीज़ जो है वो सेम है, तो फ़र्क जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही आया है। तो अब ये स्वैपिंग हो क्यों रही है कि जिस बंदे ने स्वैपिंग की है ना, जो जो वेरिएबल से फिक्स की तरफ गया है, उसका अंदाज़ा भी यही था कि काइबर बढ़ जाएगा और मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करता रहूँगा, जबकि मार्केट में लोग ये जो स्पेशली जो बॉन्ड्स वाले हैं, बॉन्ड्स वाले फ़ायदे में रह जाएंगे, वो सारे का सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे होंगे। यानी वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, मैं हायर पे कर रहा हूँ। और ये जो फिक्स वाला है, इसके अंदाजे के मुताबिक काइबर ने नीचे जाना है, तो वो कहेगा यार मेरी बचत हो जानी है कि अगर 4.25 मार्केट पे कर रही होगी, बाकी लोग पे कर रहे होंगे, मैं लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूंगा क्योंकि काइबर नीचे चला जाएगा। अगर काइबर ने मार दी छलांग तो फिर ये जो वो था दी बैंक पेज ऑब्वियसली, क्योंकि pay the company 0.75% interest on 20 million for 6 months। और अगर काइबर जो है वो वाकई ही नीचे चला जाता है तो फिर कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी उसके ऊपर जो डिफरेंशियल है वो उसको बैंक को पे करना पड़ेगा। प्लेन वनीला में फ़ायदा या वो ये है कि आपको एक्चुअली वो नहीं करना पड़ता, सारी चीज़ें, बस सिर्फ ये है कि जो डिफरेंशियल है वो डिफरेंशियल आपने पे कर दिया और बात जो है वो आपकी पूरी हो गई। बाकी ये इसने इम्पोर्टेंट पॉइंट एक नीचे बताया हुआ है कि जो प्लेन वनीला में जो स्वैपिंग होती है, स्वैपिंग बेसिकली एट द एंड ऑफ द पीरियड होती है, तो उसको एफआरए की तरह डिस्काउंट नहीं करना पड़ता। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा।
आगे चलें। जी सर। अब ये इन्होंने ना वो किया हुआ है, इसकी हेजिंग और स्वैपिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर जो है वो उन्होंने बात की हुई है कि वो क्या हो और क्या ना हो। तो एग्जाम्पल वही है, खैर जो अभी हमने इसको एक दफ़ा देख लें एग्जाम्पल को, तो फिर हम आगे चलते हैं। सर जी। अभी ट्वीट आई है इमरान खान की, क्या? रिलेटेड एफबीआर के इस साल जुलाई से लेके मई तक जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है 4143 बिलियन। दोबारा से मैंने नहीं, मैं ज़रा सुना नहीं। जुलाई से लेके मई तक
तकरीबन 11 माह की जो हमारी टैक्स कलेक्शन है 4143 4143 बिलियन। अच्छा, मैं देखता हूँ उसको। अभी इसने 39 मिनट पहले ट्वीट किया। जैन, तुम एग्जांपल पढ़ रहे हो या ट्वीट्स पढ़ रहे हो उसकी? वो मेरे सामने आ गई थी, पड़ी, किसी ने भेजी है। अच्छा। सर एक बात पूछनी थी सर। जी जी। सर वो जो शॉर्ट कोर्स करवा रहे हैं उसमें एक है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। हम्म। सर वो आप लोग करवा रहे हैं, आप मतलब आप और सर शेयर पढ़ाएंगे? हाँ जी, सर उसमें उसमें मतलब सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। उसमें सॉफ्टवेयर अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा वाला करें। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, सर इसकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। उसमें सर मेरे ख्याल में वही भी है सर, ये जो बता रहे हैं सर, एनालिसिस ऑफ। हाँ वो भी है। जी सर। वो एक टॉपिक। सर सर बिल्कुल। हाँ तो सर ये 5 हफ्ते का होगा सर? जी जी। अच्छा सर, तो मेरे ख्याल में हम लोग कर ये लें। इट ये वुड बी। तकरीबन ये तकरीबन 10 वीक का बन जाएगा, क्योंकि हर वीक में दो दो क्लासेस हैं ना। सर सर। यूजुअली तो वो वीक में एक क्लास ही होती है आपकी, तो 3 घंटे की। तो ये 3 3 घंटे की दो क्लासेस हुआ करेंगी, तो ये काइंड ऑफ है 5 वीक्स का, लेकिन ये 10 वीक्स का बन जाएगा। तो सर ये वीकेंड वीकेंड वाला है या वीकडेज में होगा? यार ये नहीं पता मैंने, वैसे तो पता नहीं, ये अभी डिसाइड मेरा नहीं ख्याल है कि हुआ है। ये मेरे ख्याल में सर छुट्टियों में चलेगा सर। हाँ जी, हाँ जी। सर क्योंकि वो ये जो उनका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है ना सर, ये मैं और सिकंदर सोच रहे थे करने का। हाँ वो सॉफ्टवेयर पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे, जी तो जी। सिचुएशन अच्छी रहेगी। अच्छा है कि बंदा कोई सॉफ्टवेयर सीख ले, कल को आप उसको अपनी उसमें भी शो कर नहीं सर, सकते मतलब मार्केट में जाके मतलब आगे जो जॉब्स वगैरह करनी तो सॉफ्टवेयर पे ही काम करना है ना सर सारा हैं। हमने। हाँ हाँ, एटलीस्ट आप किसी को ये बताने के काबिल हैं कि यार मैंने, चलो जिस जो भी आप वो नहीं यूज़ कर रहे, तो थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस ही होंगी ना। जी सर। मैंने सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है, मुझे काम करना सॉफ्टवेयर पे आता है, पता है कि कहाँ से चीज़ें किस तरह करनी है। तो सर इसकी फ़ी कितनी है? यार यार उस नॉर्मल पर लिखे स्टूडेंट्स के नहीं है। लिए 10,000 है। हाँ। मैंने समझा शायद फ्री में करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी। नहीं, फ्री में फ्री। इतने अच्छे, फ्री में कौन सी चीज़ आती फ्री मिलती है में फ्री आजकल। होता है सर। हाँ नमन ने इतना फ्री नहीं किया तुम्हें अभी। हाँ। सर जी मुर्तजा अस्सलाम जो भी वालेकुम। करना 3 करना। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंदा सर जी सॉरी, आपको ट्यूशन सर। में पढ़ा रहा था सर, इसलिए लेट हो गया, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। सर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सर इसको आप 10,000 के नोटों से साफ कर दें, मेरे आंसू भी। उफ, सर जज्बाती ये कर जो रहे आप हैं। कोर्स करवा रहे हैं तो उसमें जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है सर, उसमें क्या सीन होगा? वही पूछ रहा था उसमें, कि हाँ उसमें ये है कि वो सॉफ्टवेयर सिखाएंगे ना यार। सर क्विक बुक सिखाएंगे? वो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हो, क्विक बुक्स हो या टैली है या कोई बाकी कोई वो सर वैसे आप पेज। क्या सजेस्ट करते हैं मुझे, मुर्तज़ा को? हम दोनों विलिंग हैं, लेकिन जो हम्म, आप वाला कोर्स है सर उसमें हमें सारा आता है सिवाय कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के। और जो सर अक्सर हम्म, पढ़ा रहे हैं वो हम
बी मजे का है। अच्छा, तो सर अब हम कौन सा वाला करें? अब आप वाले कोर्स में जो आईटी वाला काम है वो मजे का है, हमने सीखना है, लेकिन दूसरा पूरा कोर्स सीखना है। वो फिजिबिलिटी स्टडी वाला जी सर। दोनों अच्छे हैं यार। शुएब साहब से पूछें कि अगर कोई पैकेज डील हो सकती हो तो दोनों के लिए कोई पैकेज डील हो सकती है कोई, कि अगर हम दोनों लेना चाहते हैं तो कोई हमें कोई डिस्काउंट मजीद। सही सर मैं भी शायद और भी शायद विलिंग हो सर। सर, नहीं तो जो आपने ट्रीट दी थी वहां से पैसा काट लेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है। एक आपसे काटने और ये सर शेफ से भी काटने, उनकी जो पीएचडी हुई है ना, तो दोनों की ट्रीट काट के 5,000 तो आ ही जाएगा हमारे पास तकरीबन। आपको किसने बताया कि उनकी पीएचडी हुई है? उन्होंने कल खुद कल बताया बताया उन्होंने सर खुद हमें। क्लास में। अच्छा, सर हम सारों ने मुबारकबाद दी है सर को। कल उनका अच्छा, डिफेंस क्लियर हो गया सर। हाँ मुझे पता है। मैं जितनी देर तक उनका डिफेंस हो रहा था, टेंशन से मैं भी आगे पीछे घूमता फिरता रहा हूँ। तो वो सुबह सुबह लाइट गई, अजीब व गरीब काम हुआ कि लैन जो इन्होंने रखा हुआ है वो भी वापडा वाली उसके ऊपर रखा हुआ है इन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इवन लैन जो था वो हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो उनकी पीछे से कॉलें आना शुरू हो गई, तो उनको फिर लगा के दिया ये हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट लगा के दिया कि चलें जो मर्जी हो जाए, बिजली आए जाए। क्योंकि कल बिजली आ जा भी बड़ी रही थी। सर तो सर मैंने कहा चलें वो तो आता रहेगा। तो आई वॉज देयर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनका हो गया। ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। तो बस सिर्फ एक चीज़ की उनको ज़रूरत तो नहीं है, खैर डॉक्टरी और उस टैग की, माशाल्लाह ही इज़ वे बियॉन्ड दैट। तो माशाल्लाह। लेकिन चलें, एक एक वो क्या कहते हैं, सुरखाब का ये पर भी लग गया उनकी कैप में। तो ऑल्दो आई डू बिलीव सीरियसली कि द नॉलेज ही हैज़, और जितनी माशाल्लाह रिसर्च पे ग्रिप है इनको, तो डॉक्टरी शॉक्टरी बस एक टैग के अलावा कुछ मज़ीद इजाफा कर नहीं सकती इनकी उसमें। अल्लाह इनकी नॉलेज और उसमें बरकत दे। आमीन। माशाल्लाह बहुत ही जो है वो सब खैर, ज़हूर साहब हो गए, अक्सर साहब हो गए, बिलाल साहब हो गए। रिसर्च में ये लोग इतने आगे हैं, इतने आगे हैं। पता नहीं आपने एक वो पढ़े हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, शहजाद साहब थे। नहीं सर हमने नहीं पढ़ा हुआ सर। नहीं सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आंसू साहब कह रहे हैं। माइक का कोई इशू है। शहजाद साहब से पूछने गए आपने पढ़ाया कि नहीं? हाँ अच्छा, मेरा ख्याल है फिर शायद वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर। हाँ, शहजाद साहब से आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? नहीं सर हमने नहीं पढ़ा हुआ सर। वो भी यार ज़बरदस्त शख्सियत हैं एक। आप महरूम रहे हैं अभी तक, इसका मतलब है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो। वो फाइनेंस में वो भी बड़े। तो ये लोग सारे जो है ना, ये आर्टिकल्स वगैरह भी माशाल्लाह अब पिछले सेमेस्टर में बिलाल साहब ने 5 या 6 आर्टिकल्स उनके इंटरनेशनल जर्नल्स में उनके पब्लिश हुए हैं। तो इसी तरह सर शुएब भी, इसी तरह सर अक्सर भी। तो रिसर्च में ही माशाल्लाह ज़हूर साहब ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, हम अब उस पे आए। ये एग्ज़ाम्पल तो मेरा ख्याल है कि आपने देख ली है। तो हम चलते हैं क्रेडिट आर्बिट्राज पे। जो ये रहा क्रेडिट आर्बिट्राज। उम्मीद है कि ये आपने, अच्छा नहीं, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। वो क्या नाम था उनका, अली 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 मिर्जा साहब। अली मिर्जा से मुझे कुछ और याद आ रहा है। अब वो सर उनका बड़ा सर मजा उनका तो हमला बड़ा गया हो गया था। सर।
सर वो मुफ्ती क्या? तारिक मसूद भी जा रहा है वहाँ पे, बड़ा सीन लगा हुआ है इनका। अच्छा, चले। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था कि आज मैं फेसबुक पे बहुत ज़्यादा मीम्स और वो चल रही हैं। कब है? सर अभी पता नहीं कब है, ये कह रहा है कि मैंने उसको इनविटेशन दी है, इंजीनियर अली कह रहा है, तो वो नहीं आ रहा। ये कह रहा है कि मैंने उसको बोला मैं आऊँगा, तो वो बात नहीं कर रहा। दोनों जो हैं अपने अपने लगे हुए हैं। अच्छा, चले। मुनाजरे वैसे कभी अच्छी कंस्ट्रक्टिव तरफ जाते नहीं हैं सर ये तो। मुनाजरा इस सेंस में होगा कि ये दोनों वहाँ बैठेंगे, पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है वो अपना वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे वहाँ पे जो भी उनके पॉइंट्स हैं, हम्म, फिर उसके अगेंस्ट जो है वो इंजीनियर अली बैठ के सारे जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, अपने सारे पॉइंट्स देगा। 1 to 1 होगा भी और नहीं भी होगा। अच्छा, चलो। वैसे I have rarely seen anything coming positive from मुनाजरा, लेकिन चले देख लेते हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें अच्छी होती नहीं हैं, लेकिन बस शुगल। सर आज तक जितने भी हुए हैं उनका कंक्लूजन नहीं निकला, बस डिबेट हो सकी है उनकी हाँ, आपस में। डिबेट ही होती है, उसके अलावा और क्या होना होता है। तो सर इसीलिए मेरे ख्याल में जितना बंदे को पता है उतना अमल कर ले, काफी है सर। क्या ख्याल है सर? हाँ, ये इस चीज़ें चोर को बस क्या? सिर्फ लड़ाई झगड़े और वही होते सर हैं, इससे ज़्यादा तो सर इसकी कंक्लूजन कुछ निकलती है भी नहीं। तो एग्जैक्टली। सर एक्चुअली बात ये दोनों यूट्यूब पे हैं और फेसबुक पे, तो सर व्यूज़ के चक्कर में होते हैं ना, जितने व्यूज़ आएंगे उतनी आमदनी आएगी। मेरा हाँ, हो भी सकता है। आई डाउट सर दैट। इंजीनियर अली तो नहीं लेता पैसे यूट्यूब से, उसके एड्स नहीं आते वीडियोस के दरमियान। ओ भाई, यूट्यूब आपको आपके व्यूज पे पैसे देता है, आपके एड्स पे पैसे नहीं देता। मोनेटाइज करना पड़ता है ना, उसे मोनेटाइज नहीं नहीं कराया करना वो। पड़ता, नहीं करना पड़ता आपको, वो आपके व्यूज पे पैसे देता है। आपकी एक लिमिट होती है, सर्टेन लिमिट होती है, 1000 व्यूज पे वो पता नहीं कितने डॉलर्स देता है 1000 आपको। व्यूज होते हैं और 40,000 वर्किंग वो सॉरी होता है, व्यू टाइम होता है। हाँ। जिस तरह चालीस टैक्स की हजार और जिस तरह टैक्स की होती है ना स्लैब्स के, इतने ही अमाउंट तक इतना टैक्स, तो यूट्यूब का यही हिसाब है कि इतने व्यूज होंगे, इतना टाइम होगा तो इतने पैसे, ये वो सर। वो जो एड्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा मनी अगर आपने कमानी है तो वो आप एड्स लगाते हैं उसमें। एड्स वालों के साथ वो जिसका चैनल है उसका तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना, वो तो उसके साथ खुद डील कर रहा होता है। हाँ। चलें, इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि ज़मानों से मैंने भी चैनल अपना बनाया हुआ है। मैंने कभी खैर उस पर ये चीज़, बस उसको इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये जो लेक्चर्स वगैरह हैं तो ये उसी पे ही अपलोड कर दिए जाएँ। एनी हाउ, सर आप ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर किया करें तो कमाई शमाई बहुत अच्छी होती है सर इस पे। वो उसके लिए मैं सिकंदर से इंशाल्लाह रब्ता करूँगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें सिकंदर माशाल्लाह बहुत आगे। सर मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो इसमें ट्यूशन आती हैं 25-25 हज़ार रुपये की आती है पर सब्जेक्ट। अच्छा, जी क्या सर, बात, क्या बात, ऑनलाइन भी और होम ट्यूशन भी। क्या बात है, क्या बात है। अमीर आदमी है इसका मतलब है ये तो। सर मैं नहीं कह रहा, ये सर ऐसा मेरे वैसा पास सर सारी बाल खानदान एमी नहीं है। लगे ये सर। ये मेरा ख्याल है कि अच्छा, बाल भी लगवा लिए? जी सर सर। आपको नहीं पता? नहीं, सर बाल लगवा लिए भाभी के कहने पे इसने। देखिए वो फिर भाभी के कहने पे तो फिर ऑब्वियसली फिर अब इतना तो अब हक बनता है ना उनका। सर वो सर उसने सर वो कहा मैं कहते शादी थे के बाद कि सेटल हो बाल ना गया। लगवाए तो जो कुर्सी है वो नहीं मिलनी आपको। हाँ, वैसे अच्छी बात है, बिल्कुल सही। ये काम तो चले मैं कहता हूँ अच्छा किया है इसने कि वो ख्याल तो रखना होता है ना कि वो अब जी सर। रिकॉर्डिंग हो रही है और क्लास हो रही है, नहीं तो बड़ी एक अच्छी जुगत आई हुई थी तो। लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया आपने। लेकिन वो लेकिन वो मसला यही है कि वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। और अच्छा, हम अब ज़रा वापस आते हैं अपनी उसकी तरफ कि क्रेडिट आर्बिट्राज क्या है कि swaps can be used to obtain a lower interest rate on borrowing. This is possible because banks can identify opportunities for credit arbitrage which arise as a result of difference in the rates of interest at which different companies can borrow. When an opportunity for the credit arbitrage exists, one of the following situations will occur. Situation 1. अब कंपनी ए जो है, कंपनी ए wants to borrow at a variable rate और कंपनी B wants to borrow at a fixed rate.
इसको हम ज़रा वो कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें याद रहे कि कंपनी ए वांट्स टू बोरो एट अ वेरिएबल रेट और बी ऑब्वियसली दूसरा ही चाहेगी कि वो फिक्स हो। अच्छा, कंपनी ए को अगर वो बोरो करे फिक्स्ड रेट पे तो उसको 7.25% रेट पे उधार मिलेगा, और अगर वो यानी वो अगर बॉन्ड या वो इशू करना चाहे तो वो उसके बॉन्ड की के ऊपर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा वो 7.25% देना पड़ेगा। और अगर कंपनी बी अगर ये काम करना चाहे तो कंपनी बी को सेम जो अगर वो बॉन्ड इशू करना चाहेगी तो कंपनी बी जो है वो उसको 6.5, इसकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी जिसकी वजह से इसको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ रहा है। और अगर वेरिएबल के ऊपर हो तो कंपनी ए की क्योंकि क्रेडिट रेटिंग कंपनी बी के बनस्बत ज़रा बेहतर नहीं होगी तो उसको काइबर प्लस 1.5% जो है वो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जबकि कंपनी बी को काइबर प्लस 0.5% पे उधार मिल जाएगा क्योंकि हो सकता है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर हो। अब इसमें जो मेन चीज़ है कि ए को वेरिएबल, ए बेशक फिक्स्ड बोरो करे बेशक वेरिएबल बोरो करना चाहे, दोनों सूरतों में ए को ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बी जिस तरह मर्जी उधार लेना चाहे बी को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसको कम ही मिलना है, जो मर्जी सूरत, तो बी के लिए तो मसला ही कोई नहीं। लेकिन जैसे वो एक आपने वो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है और एक थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या था कि अगर दो ममालिक जो हैं वो उस सिचुएशन में जो है वो बेहतर रहते हैं जिस सिचुएशन में अगर किसी एक मुल्क को दूसरे मुल्क पे कंपैरेटिवली एज हासिल है तो वो चीज़ प्रोड्यूस करे, दूसरा मुल्क जो है जिसमें कंपैरेटिवली उसको एज हासिल है वो चीज़ प्रोड्यूस करे, और दोनों उसको आपस में अगर स्वैप कर लेंगे या एक्सचेंज कर लेंगे या ट्रेड कर लेंगे तो वो दे वुड बी बेटर ऑफ। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये जो क्रेडिट आर्बिट्राज के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है। अब इस चीज़ को हासिल करने के लिए किया क्या जाएगा कि द डिफरेंस बिटवीन द fixed borrowing cost of the two companies is 0.75 while the difference between the variable borrowing rates is 1। अब वेरिएबल बोरोइंग रेट में जो गेन है वो फिक्स्ड बोरोइंग से जो है वो ज़्यादा है। तो होगा क्या, अब ये यानी उन्होंने उसको वो किया हुआ है, यानी उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है दोबारा से। तो अगर ये किया जाए कि जो कंपनी बी है वो यानी ये दोनों उसमें उन्होंने ना कंपैरिजन करके बता दिया कि कंपनी ए जो है वो अगर फिक्स्ड बोरो कर ले और कंपनी बी को क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा है उसमें कंपनी बी वो चूज़ कर ले, तो इनको कंपैरेटिवली काइबर प्लस 7.75% वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी ए वेरिएबल बोरो करे क्योंकि उसकी चॉइस जो है वो ये है कि उसको वेरिएबल चाहिए, अगर वो वेरिएबल बोरो करे, चॉइस कंपनी ए की ये थी कि उसने वो वेरिएबल चाहता है, तो कंपनी ए अगर वेरिएबल बोरो करे और कंपनी बी जो है वो तो जो मर्जी बोरो कर ले, खैर उसको मसला कोई नहीं है, तो वो वेरिएबल बोरो करे और ये फिक्स बोरो करे तो इनको काइबर प्लस 8% पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर ये ऑप्शन ए रख ली जाए तो दे वुड कलेक्टिवली सेव 0.25%, और ये 0.25% का जो वो है जो डिफरेंस है
वो जो प्रॉफिट है जो कि इन्होंने बेसिकली अर्न किया है वो ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट फिर कर सकते हैं। अब वो इक्वली करें या जैसे भी करें वो फिर खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन therefore the companies could save 0.25% between them if A borrows fixed and B borrows variable, और करने के बाद फिर उसको स्वैप कर लें, but they construct a swap so that A ends up with the variable and B ends up with the fixed, और फिर जो है वो जो भी सेविंग होगी वो उसको इक्वली डिवाइड करते हैं या जो भी करते हैं वो खैर बात की चीज़ है, लेकिन क्वेश्चंस में ज़्यादातर यही कहा जाता है कि वो उसको इक्वली जो है वो डिवाइड कर देते होते हैं। दिस मीन्स दैट आफ्टर द स्वैप A's वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी काइबर प्लस 1.35%, 1.5% में से उसका जो 0.125% है वो डिडक्ट हो गया, which is 0.125% less than what it would have been, और B के रेट ऑफ इंटरेस्ट में से भी जो 0.125% है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो पहला काम स्टेप नंबर 1 ये देख लिया कि जो दोनों में से ज़्यादा हमें फिक्स और वेरिएबल में चेक कर लिया कि भाई कौन से में ज़्यादा बेनिफिट है, जो जिसमें बेनिफिट हो रहा होगा, जो कंपनी इज़ बेटर ऑफ, जैसे कंपनी बी है, वो कंपनी उस रेट को चूज कर ले। 0.75 और 1.1 में से ये यहाँ पे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो इधर वाले बेनिफिट में से कंपनी बी, क्योंकि ये दोनों तरीकों से ही कंपनी बी ज़्यादा बेहतर हालत में है, तो कंपनी बी वो रेट चूज करेगी जिसमें कंपैरेटिवली फ़ायदा ज़्यादा हो रहा हो, तो वो उसका लोअर रेट चूज कर लेगी जो कि काइबर प्लस 5% है। तो फिर अगर कंपनी बी ये चूज कर रही है काइबर प्लस 0.5%, तो दूसरे वाले को फिक्स्ड चूज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और फिर वो उसको क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे, क्योंकि कंपनी बी फिक्स्ड रेट चाह रही है और कंपनी ए वेरिएबल रेट चाह रही है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई सर। कौन बोला? मुर्तजा अली। मुर्तजा। और किसको समझ में नहीं आई? मुझे रिपीट कर लीजिए सर। एक दफा और रिपीट कर देते हैं, जी मसला ही कोई नहीं। ए को चाहिए वेरिएबल, और तो ए ने तो वेरिएबल ही पहले से सिलेक्ट किया मैंने सर। क्या चीज? ए ने तो बोरो ये वेरिएबल रेट पे किया ना। कुछ भी अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया हुआ। सही है। ए को वेरिएबल चाहिए, बी को फिक्स चाहिए। अब अगर फिक्स देखें तो बी 6.5 चूज कर ले या बी काइबर प्लस 0.5 चूज कर ले, बी को तो मसला ही कोई नहीं। सही है। ठीक है, सही है। लेकिन अगर ये काम ये कर लें तो इससे दोनों को सेविंग्स क्रिएट हो जाएंगी दोनों के लिए, जो कि वो हैं जिसमें दोनों का फायदा हो सकता है। आर्बिट्राज होता ही वो है कि जिसमें आप मिस प्राइसिंग का फायदा उठा रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहला जो कंपैरिजन करना है कि कंपनी बी क्योंकि फायदे में है, तो कंपनी बी को फायदा किस रेट में ज्यादा है। फिक्स रेट अगर कंपनी बी चूज कर ले इन कंपैरिजन टू ए, तो इसको 0.75% का फायदा होगा, और वेरिएबल रेट अगर चूज करे कंपनी बी इन कंपैरिजन टू ए, तो इसको 1% का फायदा होगा। काइबर प्लस 1.5 और 0.5 को माइनस करेंगे तो ये 1% आ जाएगा। अब जिस जगह पे फायदा ज्यादा है, वेरिएबल वाले रेट में कंपनी बी को फायदा ज्यादा है, तो कंपनी बी ऑल्दो इट वांट्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन क्योंकि यहां पे उसको फायदा ज्यादा हो रहा है, वो वेरिएबल रेट चूज कर लेगा। ठीक है। और
कंपनी ए, क्योंकि कंपनी बी को तो फिक्स चाहिए, कंपनी बी ने कंपनी ए के लिए वेरिएबल रेट चूज कर लिया। कंपनी बी ने कंपनी ए के लिए वेरिएबल रेट चूज कर लिया, क्योंकि वेरिएबल रेट तो कंपनी ए को चाहिए था। अब बी को क्योंकि फिक्स्ड चाहिए, तो फिर ए क्या करेगा, ए कंपनी बी के लिए फिक्स्ड रेट चूज कर लेगा। सही है। और ये आपस में स्वैप कर लेंगे उसको, क्योंकि बी को फिक्स चाहिए वो ए के पास है, ए को वेरिएबल चाहिए वो बी के पास है, वो बी ने चूज किया हुआ है। ठीक हो गया सर। क्लियर है मुर्तजा? जी सर, मतलब एक कंफ्यूजन है सर। हाँ हाँ, सर बी काइबोर प्लस 1.5 क्यों नहीं चूज करेगा? क्योंकि अगर वो ये चूज कर ले, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को हो जाएगा। काइबर अगर वो चूज करेगा सर काइबर प्लस 1, ये हाँ, काइबर प्लस 1.5% वो इसलिए चूज नहीं कर सकता क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको ऑफर ही नहीं किया जा रहा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ए को ऑफर किया जा रहा है, इसको तो नहीं ऑफर किया जा रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी, आगे आगे आगे। वो तो मेरे लिए तो काइबर प्लस 1.5 है ही नहीं ना, वो काइबर प्लस 1.5 तो ए के लिए, वो ए के लिए। ठीक है सर। हाँ, तो मुझे जो कंपैरेटिवली दोनों में से जहां फायदा ज्यादा नजर आ रहा है, तो मैंने वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने चूज कर लिया, दूसरे को कहा भाई तू मुझे फिक्स चाहिए, तू 7.5 उठा ले। ठीक है। अब अगर ये काम करते हैं तो ये दिस इज जस्ट अ प्रूफ कि अगर ये काम कर लिया जाए तो कंपैरेटिवली क्यूमुलेटिवली ये स्काइबर प्लस 7.75% इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। जबकि अगर ये काम ना किया जाए, बी क्या करे कि बी अपने लिए फिक्स चूज कर ले क्योंकि उसको तो फिक्स चाहिए, और ए वेरिएबल चूज कर ले जो कि उसको चाहिए, तो फिर क्या होगा कि टोटल में इनको 8% का रेट, काइबर प्लस 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा होगा। दोनों के लिए ही फायदेमंद चीज नहीं होगी। यानी अगर हम ये देखें आर्बिट्राज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों को फायदा नहीं है। बी अगर आर्बिट्राज ना करना चाहे तो उसको तो वैसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लो ही मिल रहा है दोनों सूरतों में। लेकिन अगर वो ये आर्बिट्राज करेंगे और स्वैपिंग करेंगे तो वो यहाँ से इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं, जो कि 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। सही सर, ठीक है सर। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि ये जो वो हुआ है इनकम जो जनरेट उन्होंने की है 0.25% की रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ये उसको इक्वली डिवाइड करते हैं या किसी शेयर के हिसाब से करते हैं, वो खैर फिर इन पर डिपेंड करता है। सर ये जो काइबर 7.75 है, ये तो कंपनी ए के लिए है ना? नहीं, ये टोटल है ए और बी दोनों के लिए। ठीक ठीक। 7.25 प्लस 0.5 तो ये 7.75 होगी। ठीक है। यहाँ तक की कोई बात जो कि समझ में ना आई हो? सर क्लियर है यहाँ तक सर? अच्छा, तो ये बस वो था कि वो आपस में डिवाइड कर लेंगे और ऑब्वियसली फिर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इफेक्टिवली वो इनके लिए कम हो जाए। ठीक है जी सर। अब ये सिचुएशन, ये एक एग्जांपल है जो कि बेस इसी पे कर रही है। तो बस मेरा ख्याल है वही चीज़ है। अच्छा, सिचुएशन 2 में क्या हो रहा है कि कंपनी सी वांट्स टू बोरो एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंपनी डी वांट्स टू बोरो एट अ वेरिएबल रेट। कंपनी सी, वही है यार, एग्जांपल सेम नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ, थोड़ी सी डिफरेंट है कि कंपनी सी वांट्स फिक्स्ड, कंपनी सी वांट्स फिक्स्ड, कंपनी डी वांट्स वेरिएबल।
ठीक है जी। तो जी सर। डी डी को वेरिएबल ही चाहिए। हाँ, डी दोनों सूरतों में फ़ायदे में है, सी दोनों सूरतों में नुकसान में ही है। और डी क्या करेगा कि डी कंपैरेटिवली देखेगा कि यार उसको क्योंकि नुकसान इसको, ज़्यादा हो रहा। हाँ क्योंकि इसको फिक्स्ड में ज़्यादा फ़ायदा है, तो कंपनी डी जो है वो उठा लेगी 6.5%, और कंपनी सी जो है वो उठा लेगी काइबर प्लस 1.5%, मतलब ये भी स्वैप कर लेंगे सर इंटरेस्ट रेट्स। और ये भी स्वैप कर लेंगे। सही है। यानी कंपनी डी जो है वो क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ फ़ायदे में है, तो ये उठाएगा, और ऑब्वियसली दूसरी कंपनी फिर फिक्स्ड वेरिएबल रेट उठाएगी, और ये आपस में उसको स्वैप कर लेंगे। और स्वैपिंग की वजह से देख लें कि इनको 0.25% फिर बच रहे हैं, तो ये उस 0.25% को इक्वली डिवाइड करते हैं या जो भी करते हैं, आगे फिर उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है। जी सर। इसकी ये एग्जांपल देख लें और फिर हम आगे चलते हैं। सर ये वही एग्जाम्पल नहीं जो अभी पढ़ी है सर हमने। नहीं, डिफरेंट डिफरेंट नहीं, अच्छा वही वही। वही है सर। अरे वो तो ऊपर नहीं थी, वो तो ये थी। सर सेम एग्जाम्पल है वो। डिफरेंट होगा, अच्छा नहीं है डिफरेंट, अच्छा। आगे ये बस क्वेश्चंस हैं, तो आज मेरा ख्याल है सर कि इतना काफ़ी है आज सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है ना क्रेडिट आर्बिट्राज वाले, क्रेडिट जी सर। आर्बिट्राज तक ये ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर ये है कि हम क्वेश्चंस ही देखेंगे, और हमने वो करना है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग देखनी है कि वो कैसे होती है, वो फिर उससे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे करती है, इसमें बस दो टॉपिक हमारे रह गए कि एक तो सर गवर्नमेंट, नेक्स्ट वीक आपकी 2 क्लासेस होंगी ना सर? हाँ उसमें एक में तो सारी की सारी ये प्रैक्टिस ही चलेगी ना, जी सर। तो एक में फिर वो देखना पड़ेगा हमें, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग देखनी पड़ेगी, और एक में सही है। हम वो करेंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे करती है एक्सचेंज रेट्स को काबू करने के लिए, वो फिर हमने उससे नेक्स्ट क्लास में देखना है। तो बस ये दो टॉपिक्स हैं। सर वैसे पेपर्स क्या एक्सपेक्टेड है, ऑनलाइन है कि ऑन कैंपस है? ऑन कैंपस ही होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन है। ऑनलाइन। सही है सर। सर कोई मतलब फाइनल नोटिफिकेशन तो नहीं आया ना अभी तक? अभी तक तो नहीं आया कुछ ऐसा, लेकिन प्रॉबेबली ऑनलाइन ही होंगे, ऑन कैंपस नहीं होने लगे। तो सर वो वाइवा वाला चक्कर भी है सर इस बार? डेफिनेटली होगा। सही। तो वाइवा ऑन कैंपस ही है? एक मिनट सर, सर शुएब की कॉल आ रही है। सही सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा हाँ, क्या कह रहे थे? मैं पेपर्स का ही पूछ रहा था सर। क्लास एंड हो गई है या अभी चल रही है? मतलब सर आएंगे